प्रस्तावना। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने और कुमारदेवी के पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तथापि शासन प्राप्ति के लिए समुद्रगुप्त को अपने समवयस्कों से संघर्ष करना पड़ा। वह गुप्त वंश का शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक सिद्ध हुआ, जिसने अपनी विजयों से न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, वरन गुप्त साम्राज्य को अपनी नीतियों से दृढ़ता भी प्रदान की। उद्देश्य। इस इकाई के माध्यम से हम जान सकेंगे गुप्त वंश के साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त के राज्यारोहण तथा तत्संबंधी विभिन्न धारणाओं को जान सकेंगे। प्रयाग प्रशस्ति द्वारा उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के विषय में जान सकेंगे, जिसमें समुद्रगुप्त के विषय में विस्तृत तथा महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उसके विभिन्न अभियानों तथा विभिन्न राज्यों के संबंध में उसकी नीतियों को जान सकेंगे। समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व तथा चरित्र का विश्लेषण कर प्राचीन भारतीय शासकों में उसके स्थान का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रयाग प्रशस्ति एवं समुद्रगुप्त के सिक्के। गुप्त काल के सबसे बड़े अभिलेख समुद्रगुप्त के समय के प्राप्त हुए हैं। 2 प्रशस्तियां, प्रयाग और एरण तथा 2 ताम्रपत्र, वर्ष 4 का नलंदातालो पत्र और वर्ष 5 का ताम्रपत्र। इनमें स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति 35 फुट ऊंचे पत्थर के एक गोल स्तंभ पर अंकित है। यह एक चंपू काव्य है, जिसमें स्वयं समुद्रगुप्त को साध्याश्रितक कुमाराभरण दंडनायक हरिशेन ने की थी। हरिशेन महासामंतक हुमायूं का पुत्र था। यह प्रशस्ति प्रयाग में गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित मानी जाती है, किंतु चीनी यात्री युवानचवांग के प्रयाग वर्णन में इस स्तंभ का उल्लेख न होने के कारण विद्वान मानते हैं कि यह स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, जहां अशोक के लेख के नीचे यह प्रशस्ति लिखी गई। इस अभिलेख को चुंडलेन 1834 में एट्रायर ने प्रकाशित किया। एलन द्वारा इसका संपादन किया गया। इसी से समुद्रगुप्त के गुणों और सैन्य सफलताओं का वर्णन है। प्रशस्ति के प्रथम 6 श्लोकों में समुद्रगुप्त की शिक्षा, उत्तराधिकारिता तथा राजत्व ग्रहण के संबंध में उल्लेख है। प्रथम 2 श्लोक स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तीसरे में उसकी विद्या का वर्णन है। चौथे और 5वें श्लोक में शास्त्र बनाने एवं मांडवी के विवाद का वर्णन है। 7वें श्लोक से समुद्रगुप्त की सामरिक सफलताओं का वर्णन है। 8वें श्लोक में उल्लेखित राज्यों में उन्नतीय राज्यों के बारे में माता, पत्नी आदि का उल्लेख है। इसी में पन्नियों में हरिशेन ने अपना परिचय दिया है। कुछ पंक्तियों में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का भी वर्णन है। समुद्रगुप्त की एरण प्रशस्ति के विषय में विद्वानों द्वारा माना गया कि वह उसके नाना राजाओं पर विजय के प्रसार अंकित की गई थी। इसमें दांती ताम्रपत्रों की मौलिकता के लेकर विद्वानों में मतभेद है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के 7.65, 7.77, 118, 120 ग्रेन के हैं। इनमें दंडधारी, अश्वमेध, व्याघ्र निहंता, धनुर्धर, वीणावादक आदि सिक्के प्रमुख हैं। इन पर देवी दुर्गा के विभिन्न रूप जैसे सिंहवाहिनी देवी, दुर्गा मूर्ति देवी, माया मूर्ति देवी, परशु में शर्क के साथ देवी आदि का अंकन है। सिक्कों पर बांसवी और सम्राट अथवा समुद्रगुप्त लिखा है। साथ ही अक्षरन प्राकारक, व्याघ्र प्राकारक, अश्वमेध, नवलिनारूप्स आदि लेख भी अंकित हैं। इन प्रशस्तियों और सिक्कों से ही समुद्रगुप्त के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि उसके दरबारी कवि द्वारा लिखी होने के कारण प्रशस्ति और उसके स्वयं के चलाए सिक्कों में कुछ अतिरंजित वर्णन भी हो सकते हैं, किंतु इनके महत्व को पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं जा सकता। परिवार और राज्यारोहण। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी का पुत्र था। उसकी माता कुमारदेवी प्रतिष्ठित लिच्छवी वंश की थी। उसका विवाह दत्तदेवी से तथा विवाह हुआ था या संबंध कदम वंश के शासक कुकुच कुमार की पुत्री थी। परमेश्वर लाल गुप्त का मानना है कि उसका विवाह दत्तदेवी से दक्कनी भारत के अभियानों के समय हुआ होगा। एरण अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र और पत्नियां थीं। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख भी अभिलेखों तथा साहित्यिक कृतियों में मिलता है।
प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी पद प्रदान करने का वर्णन किया गया है। परमेश्वर लाल गुप्त के अनुसार 338 शून्य से 345 शून्य के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को राज्य प्रदान किया होगा। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त ने राज्यारोहण किया। तारीख 340 से 350 शून्य के मध्य मानी जा सकती है। हेरस तथा एलन आदि इतिहासकारों का मानना है कि यद्यपि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसकी सिंहासन प्राप्ति के लिए भाइयों से युद्ध लड़ना पड़ा था। समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिलते सोने के कांच नाम अंकित है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह समुद्रगुप्त का भाई था, जिसके साथ उसे राज्य सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान सेनानायक, कुशल राजनेतृत्व तथा अद्वितीय योद्धा समझा जाता है। अपनी विजयों के द्वारा उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। प्रयाग प्रशस्ति में उसे धरणीध्वज कहा गया है, जिसका अर्थ भारत का एकीकृत सम्राट बनने से था। सिंहासन पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। वह विविध प्रकार के युद्ध कौशलों का ज्ञाता था एवं उसने सैकड़ों युद्धों में भाग लिया। विविध समर्शित विजय। जैसा आपको पहले बताया जा चुका है, उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आर्यावर्त का प्रथम अभियान। प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं तथा 14वीं पंक्तियों के अनुसार समुद्रगुप्त ने अच्यु, नागसेन, ग तथा कोलकुलजु को पराजित किया था। अच्यु को अधिकतर बरेली का नागवंशी शासक, नागसेन को पद्मावती वाटिकाओं का शासक, ग रणन्य विभाजन को विदिशा का शासक, कोलकुलजु को पुष्पपुर कन्यौज का शासक माना जाता है। यह सभी नाग वंश के शासक थे। इन राज्यों पर विजय को आर्यावर्त का प्रथम अभियान कहा जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार इन राज्यों के संघ ने समुद्रगुप्त पर आक्रमण किया था और यह युद्ध कौशाम्बी में हुआ था। दक्षिणापथ अभियान। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में समुद्रगुप्त के दक्षिण राज्यों पर अभियान का वर्णन है, जिसके अनुसार उसने महाकांतार का व्याघ्रराज, कौशल का महेंद्र, पिष्ठपुर का मंडलिका, कौरल का स्वामीवर्मा, एर्णनेल का दमन, कोवी का विष्णुगोप, अवमुक्तराज का नीलराज, वेंगी का ध्रुवराज, पालक का उग्रसेन, देवकर्ष का कुबेर तथा कुशलुपुर का धन्यन्य को पराजित किया था। यह राज्य उसके राज्य के दक्षिण में आधुनिक मध्य प्रदेश के एरण, सागर एवं उड़ीसा, जबलपुर के क्षेत्र के प्रतीत किए जाते हैं। इन राज्यों को पराजित कर समुद्रगुप्त ने उन्हें गुप्ताधीन छोड़ दिया था। उसकी इस नीति को प्रयाग प्रशस्ति की 20वीं पंक्तियों में दयादिखस्त रूप में कर देना, मोक्षाभिषेक कहा है। एलन के अनुसार समुद्रगुप्त दक्षिण से लौटते समय पश्चिमी तटवर्ती राज्यों को भी विजय कर उनके ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखा। इतिहासकार दुबोए का मानना है कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को अपनी सामरिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पूर्वी तट पर से और वह उसी मार्ग से वापस आया। पश्चिमी घाट पर वाकाटक राज्य का रहे थे, जिनसे संघर्ष से बचने के लिए समुद्रगुप्त पूर्वी घाट से ही वापस आ गया था। आर्यावर्त का द्वितीय अभियान। दक्षिणापथ विजय के बाद हरिशेन पुनः आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख करता है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यह 9 राजा थे। अगला पेज जारी है। रुद्रदेव, मलित, नंदी नागल्क, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्यु, बलेवर्मा। इनमें से गणपतिनाग, नागसेन एवं अच्यु का नाम को प्रथम आर्यावर्त युद्ध में भी उल्लेख है। जैसा नाम गए हैं और उनका विवरण भी पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इतिहासकार रेलसन के अनुसार वे पुराणों में उल्लिखित 9 राजा थे। समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग लिपि जाने वाले रुद्रव विषय में भी प्रवेश होता है कि उसके इन 9 राजाओं को पराजित किया गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में इन राज्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों को भी पराजित किया था। असकनावर्त राज प्रशस्तोद्धरण। आतावक राज्य।
प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा वन प्रदेश पर विजय का उल्लेख है। उसने वन प्रदेश के समस्त राज्यों को अपना दास बनाया। पर्याक शकर्वद्रष्टवक्ररिपक्षैर। इतिहासकार एल्फ्लेट के अनुसार यह वन प्रदेश गांडून एवं जयपुर तक विस्तृत था। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के प्रसार जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ की विजय के लिए जा रहा था, तो उस समय में पूर्वी तटवर्ती वन प्रदेशों के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने का विवाह किया होगा। परंतु हरिशन ने इनका उल्लेख आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के प्रसार तथा पूर्वी तटीय अभियान से जोड़ दिया है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार आतावक राज्य का तात्पर्य उड़ीसा राज्यों से होगा, जो आर्यावर्त और पूर्वी सीमा प्रदेशों के मध्य में होंगे। सीमांत प्रदेश। समुद्रगुप्त ने आत्मारक्ष क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सीमांत प्रदेशों की विभिन्न जातियों पर ध्यान दिया। प्रयाग प्रशस्ति में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों का अलग अलग उल्लेख किया गया है। पूर्वी सीमांत प्रदेश। समतक, पूर्वी बंगाल का समुद्रतीय प्रदेश। उड्डाण, संभवत ढाका एवं चटगांव जिले। कामरूप, वर्तमान आसाम। नेपाल। कारत्रिपुर, कुरमांश, गढ़वाल एवं रुहेलखंड का कुछ भाग। इन 5 राज्यों के बाद आदि शब्द का उल्लेख है, जिससे लगता है कि कुछ अन्य छोटे राज्य भी होंगे। यह प्रदेश राजतंत्रात्मक थे। पश्चिमी सीमांत प्रदेश। प्रयाग प्रशस्ति में पश्चिमी सीमा के 9 जातियों के राज्यों का उल्लेख किया गया है। मलव, यह गुप्तों के समय मालवा क्षेत्र राज्य करते थे तथा पंजाब से आए थे। इनकी मुद्राओं में मालवानय तथा मालवसरवन अंकित मिलता है। योधे, यह हरियाणा में रहते थे और इनकी मुद्राओं में बहुप्रकाशक योधया नाम अंकित मिलता है। अर्जुनायन, यह अलवर और भरतपुर में रहते थे, जहां अनुजनायन जया अंकित मुद्रा प्राप्त हुई है। माद्रक, यह गहयक के उत्तर में थे तथा इनकी राजनैतिक शाखाएं सियालकोट थीं। आभीर, यह मध्य प्रदेश के पठारी और अब्राह्य नदी के बीच में अभेद्य में रहते थे। प्रज्ञ, इसकी राजधानी मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर या नरसिंहगढ़ थी। यवना, यह गंधार क्षेत्र में निवास करते थे। तक्षक, यह संभवतः कश्मीर के पड़ोस में थे। खरपरिक, यह मध्य प्रदेश के दमोह में बसे थे। इन जातियों के अंत में भी आदि शब्द लगा हुआ होने से विद्वान मानते हैं कि इनके साथ कुछ अन्य जातियां भी होंगी। यह सभी गणराज्यांतर्गत राज्य थे। विभिन्न प्रदेशों के प्रति नीति। समुद्रगुप्त ने विभिन्न राज्यों के प्रति अलग अलग नीति अपनाई। आर्यावर्त के राज्यों को उसने पूर्णतः गुप्त साम्राज्य में अंतर्भुक्त कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आर्यावर्त के राज्यों के विपरीत दक्षिणापथ के राज्यों को उसने दंडवश छोड़ दिया। उसकी दक्षिण विजय की नीति ग्रहण, धार पर अधिकार, मोक्ष, धनु को ग्रहण करना और अनुज्ञप्त राज्य के बाहलय शत्रु पर दया करना पर आधारित थी। यह नीति दर्शाती है कि वह कुछ राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने में व्यावहारिक बाधाएं भी मानता था। ऐसा सोचना उसके दक्षिणापथ के राज्यों पर अधिकार नहीं किया। उसके दक्षिणापथ अभियान का उद्देश्य औद्योगिक धंधों का भी संकेत था। यह पूर्वी तट पर दक्षिणापथ तक विस्तृत था और वाणिज्यिक मार्गों का आधार भी हो सकता था। दक्षिण की पश्चिमी घाटों में वाकाटक शासक थे, जिनसे उसके युद्ध संबंध नहीं रहे, इसके प्रतीक होने से है। गुप्तों और वाकाटकों के मध्य कई अनामिकाएं प्रचलित थी। दक्षिणातक राज्यों को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसकी विजयों के अन्य उद्देश्यों में सीमांत प्रदेशों के राज्यों की अधीनता स्वीकार करना तथा सीमा प्रदेशों के राज्यों से कर और उपहार प्रदान करना, उनकी आज्ञा का पालन कराना, चाहे वे प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे अथवा राज्य स्वीकार कर चुके थे। समय समय पर समुद्रगुप्त द्वारा सहायता प्राप्त दक्षिणी राज्यों के द्वारा समुद्रगुप्त के पुनः विभिन्न राज्यों की अधीनता स्वीकार हुई होगी। आर्यावर्त तथा सीमांत प्रदेशों के बीच मिलन विभाजन की भावना पर समुद्रगुप्त का प्रभाव पूर्णतः स्पष्ट है।
विदेशी राज्यों से संबंध। हरिशेन ने कुछ विदेशी शासकों का भी उल्लेख किया है जो समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित हो गए थे। उल्लेखित विभिन्न कथाओं द्वारा समुद्रगुप्त का सम्मान किया। इनमें भारत के उत्तर पश्चिम के विदेशी राज्य शक, वेस्ट्रियुभाष्ट्रानुगाटी, संभवत कुषाणों के उत्तराधिकारी मुरुंड, संभवत अफगानिस्तान के शासक तथा दक्षिण में सिंहल द्वीप, श्रीलंका का सर्वाधिक उल्लेख स्वीकार्य प्रभाव का संकेत है। सिंहल के नरेश मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त को अनेक उपहारों और सुंदर स्तूपों के निर्माण का आग्रह भेजा था। इनके प्रमाण भी मिलते हैं जिसमें अनुकरण मेघवर्ण ने बोधगया में सिंहल के भिक्षुओं की सुविधा के लिए बौद्ध विहार बनवाया था। संभवत अनुकरण गांधी जी ने समुद्रगुप्त से सहायता दी थी और इससे बढ़कर वह सिंहल नरेश मेघवर्ण ने अनेक महत्वपूर्ण उपहार भेज दिए थे। हरिशेन के अनुसार इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के सम्मुख प्रकट उपस्थित अपनी श्रद्धा भावना का निवेदन करके अपनी भूमि को वर्णित करने का प्रकट प्रमाण स्वीकार की। उनकी मुद्राओं और आज्ञापत्रों का प्रयोग करके अपनी शक्ति प्रदान की और उसका प्रमुख स्वीकार की। विदेशी राज्यों के संबंध में हरिशेन की प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजय और उसकी नीति का प्रतीक है। विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन राज्यों के साथ समुद्रगुप्त की मैत्री संबंध रहे होंगे। अन्य वैविवृत्य एवं परिव्याप्त संबंधों उसने स्वतंत्र यज्ञ भी किया जिसके फल से वह उसके सिक्कों और अन्य उत्तराधिकारी शासकों के अभिलेखों से ज्ञात होता है। मूल्यांकन। समुद्रगुप्त एक योग्यताशाली शासक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बावजूद उसने अधिकांश राज्यों को अपने शासक के रूप में अधीन रखा। उसने पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों को अपने सीधी नियंत्रण में करने का प्रयास किया। साथ ही अगला भाग अगले पेज पर जारी, जो उसकी दूरदर्शिता को प्रकट करता है। उसने उत्तरी भारत को मजबूत केंद्रीय शासन से एकता प्रदान कर एक महान साम्राज्य की नींव रखी। उसकी सफलता उसके सैन्य अभियानों का परिणाम थी। उसके अभिलेखों एवं सिक्कों में सत्ता सम्राट और सम्राट द्वारा संचालित निरंतर युद्धरत का वर्णन किया गया है। सिक्कों में उसके लिए अपराजित, द्विलगत परशु, व्यापार परश्व, राज्यलाभक आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारतवर्ष का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त महान सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ साहित्य और कला का ज्ञाता भी था। उसके सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति ने उसे कविराज और शास्त्रकृत आदि कहा गया है। उसके द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को कलात्मक बनावट एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रयाग प्रशस्ति ने उसे विद्वानों का महान संरक्षक बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन उसका दरबारी कवि था। बौद्ध अभिलेखों में भी यह पता चलता है कि उसने बौद्ध विद्वान समुद्रगुप्त को अपना मंत्री नियुक्त किया था। अभिलेखों में उसकी दानशीलता और दयालुता का भी वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त ने लगभग 30 वर्ष शासन किया। मथुरा स्तंभ लेख से स्पष्ट हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यारोहण की तिथि गुप्त संवत 56-375 ई. की गई है। इसके पूर्व समुद्रगुप्त ने भी कुछ वर्ष शासन किया। इस आधार पर परमेश्वर लाल गुप्त का मानना है कि समुद्रगुप्त ने लगभग 340 ई. से 375 ई. के मध्य तक शासन किया। इस प्रकार उसका राज्यकाल 338 या 345 ई. से प्रारंभ होकर 370 या 375 ई. तक माना गया है। सारांश। गुप्त वंश के शासकों में समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली सेनानायक और साम्राज्यवादी शासक के रूप में प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी के पुत्र होने के कारण उत्तर भारत के बड़े प्रमुख क्षेत्र गुप्त और लिच्छवी वंश का राज्य उसे उत्तराधिकार में मिला था, जिसका अपनी विजयों द्वारा विस्तार करने के साथ साथ उसे संगठित और सुरक्षित करने का महान कार्य भी समुद्रगुप्त ने किया। समुद्रगुप्त के विविध यश और व्यक्तित्व के बारे में मुख्यतः प्रयाग प्रशस्ति और उसके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं।
समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय से भारत की विधिपूर्ण एकता की पुनर्स्थापना की। उसकी दिग्विजय के 3 प्रमुख परिणाम हुए। साम्राज्य स्थापना। गुप्त साम्राज्य का आर्यावर्त और मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से सम्मिलित हो गए। व्यापार क्षेत्र का स्थापना। उसके साम्राज्य में अधिक विस्तृत उसका प्रभाव क्षेत्र था, विशेषतः दक्षिणापथ तथा पूर्वी और पश्चिमी के सीमांत प्रदेश थे, जो उसकी शक्ति के अधीनता स्वीकार करते थे। स्थायी शांति। युद्ध संबंधी तथा उसके मैत्री संबंध स्थापित हुए थे। महान विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त साहित्य, कला और संगीत का ज्ञाता और संरक्षक भी था। समुद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए सांस्कृतिक, बौद्धिक और भौतिक संपन्नता से पूर्ण एक विश्वस्त साम्राज्य की नींव रखी। व्यक्ति पर प्रश्न एवं उत्तर। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम बताइए। समुद्रगुप्त के सिक्कों की विशेषता बताइए। प्रथम आर्यावर्त युद्ध में पराजित शासक किन वंशों के माने जाते हैं? समुद्रगुप्त के माता पिता तथा प्रयाग प्रशस्ति के किस पंक्ति में उल्लेख किया गया है? राज्यारोहण। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में कुल राजाओं का उल्लेख किया है। नीचे पूरा टेक्स्ट जैसा है, बिना नंबरिंग, सभी हेडिंग्स जस के तस रख कर दिया जा रहा है। उत्तर हरिशेन। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के 7.65, 7.77, 118, 120 ग्रेन के हैं। इनमें दंडधारी, अश्वमेध, व्याघ्र निहंता, धनुर्धर, वीणावादक आदि सिक्के प्रमुख हैं। इन पर दुर्गा और देवी के विभिन्न रूप जैसे सिंहवाहिनी देवी, महास्वामी देवी, मायामहिषमर्दिनी देवी, जल में मकर के साथ देवी आदि का अंकन है। सिक्कों पर बांसवी और सम्राट अथवा समुद्रगुप्त लिखा है। साथ ही अक्षरशे पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, अश्वमेध, कृतांतप्राशु आदि लेख भी अंकित हैं। नागवंश। 18वें एवं 19वें श्लोक में नौक पूर्वी घाट। संदर्भ ग्रंथ रामशरण शर्मा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, नई दिल्ली, 1996। विंसेंट स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आसाकोई, 1924। गुप्त, परमेश्वरी लाल, गुप्त साम्राज्य, वाराणसी, 2011। मजूमदार, रमेश चंद्र एवं अलेतक, एएस। समग्रित द वाकाटक, गुप्त एरा, दिल्ली, 1946। बर्नजी, राजबल दास, द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ताज, वाराणसी, 1933। सहायक उपयोगी पाठ्य पुस्तकें। मजूमदार, रमेश, श्रेष्ठ युग, नई दिल्ली, 1984। जागे, बालदेव, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, 1957। थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1975। शर्मा, रामशरण, प्राचीन भारत का परिचय, नई दिल्ली, 2009। राय, चिदानंद नाथ एवं श्रीमाली, के.एम. प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली, 1994। निबंधात्मक प्रश्न। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की आर्यावर्तीय विजयों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति उसकी नीति पर प्रकाश डालिए। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय एवं विस्तार से लिखिए। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख करते हुए बताइए कि उसने विविध राज्यों के प्रति क्या नीति अपनाई। समुद्रगुप्त के समकालीन विदेशी शासकों से संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं उसकी उपलब्धियां। प्रस्तावना। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का श्रेष्ठ स्थान है। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में कई भागों तक सर्वत्र राजनीतिक अव्यवस्था एवं अराजकता फैल गई थी। इस कारण लगभग 120 वर्षों का इतिहास अंधे युग के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति को समझकर सुधार करने का कार्य गुप्त शासकों ने किया। गुप्तों के शासन के अंतर्गत भारत ने राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि पुनः प्राप्त की। सभ्यतामूलक जीवन के प्रत्येक
अगला पेज इसी के आगे जारी है। इकाई परिचय। क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति के दर्शन हुए। इन्हीं कारणों से इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग की संज्ञा प्रदान की है। इस अध्याय के अंतर्गत आप चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन परिचय, प्रारंभिक कठिनाइयां, उसकी कूटनीतिक योग्यता, उसकी विजयों, साम्राज्य विस्तार एवं शासन संबंध तथा फाह्यान के यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करोगे। इस इकाई प्राप्य के उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित विषयों के बारे में जानने योग्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन इतिहास जानने के स्रोतों के संबंध में। चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन परिचय एवं उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के संबंध में। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार। वैवाहिक संबंधों की नीति से चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रभाव विस्तार के संबंध में। फाह्यान द्वारा वर्णित तत्कालीन भारत की स्थिति एवं शासन संबंध के संबंध में। चंद्रगुप्त द्वितीय 375-414 ई.शून्य। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का दूसरा महान शासक एवं भारत के योग्यतम शासकों में से एक था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। उसका दूसरा नाम देवश्रेष्ठ तथा भाई रामगुप्त नहीं बैठा। वह एक जनप्रिय शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा हराया गया और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सिंहासन ग्रहण किया, किंतु कुछ ऐतिहासिक रूप से रामगुप्त की इस कथा पर अभी भी संदिग्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक है, जिसके राज्यारोहण की तिथि निश्चित रूप से 376-77 ई.शून्य के मध्य में ज्ञात है। इसके कई अभिलेखों द्वारा यह पुष्टि हो चुकी है। इस अनुसार यद्यपि इसके प्रमाण है कि अपने अनेक पुत्रों और प्रजाओं में से सम्राट ने चंद्रगुप्त को अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तत्कालीन शिलालेखों में नरवरतिहारी शब्द पाया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। लघु उत्तर प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण की तिथि बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था? दीर्घ उत्तर प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन परिचय पर संक्षिप्त लेख लिखें। चंद्रगुप्त कालीन इतिहास जानने के स्रोत। चंद्रगुप्त कालीन इतिहास जानने के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनको मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में सर्वप्रथम चीनी यात्री फाह्यान का यात्रा वृत्तांत है। फाह्यान के संस्मरण का नाम फोकोकी है। यद्यपि वह बौद्ध धर्माभिलाषी था और बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए भारत आया था, किंतु उसके विवरण से सन 405 ई.शून्य से लेकर 411 ई.शून्य तक के भारत के इतिहास का पता चलता है। विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन इतिहास जानने का यह सबसे महत्वपूर्ण समकालीन आधिकारिक स्रोत है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है पुराण, जिनमें मुख्यतः वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। हरिवंश, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कामंदक नीति सार। इसके अतिरिक्त अन्य साहित्यिक स्रोत नाटक और काव्य के रूप में उपलब्ध हैं। विश्वख्यात द्वारा रचित नाटक देवी चंद्रगुप्तम तथा मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त कालीन प्रमुख घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों A.C. फोर्थ, A.N. फर्डिनेंडसन, विंसेंट स्मिथ, हेमचंद्र रायचौधरी, रामचंद्र मुखर्जी तथा P.N. मुक्त की बहुमत धारणाओं के अनुसार कालिदास गुप्तकाल और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन रहे हैं। इस आधार पर P.N. मुखर्जी का मानना है कि कालिदास की रचनाओं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार में उस युग के लोकजीवन का प्रतिबिंब सुमधुर रूप में देखा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के और पत्थर, तांबे और लोहे पर अंकित अभिलेख, सीलें,
और मूर्तियां तथा स्मारकों के द्वारा हम तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के सोने, चांदी, तांबे और कांसे के असंख्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। ज्ञातव्य है कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही हुआ। चंद्रगुप्त द्वारा अनेक प्रकार के सिक्के चलाए गए। धनुर्धर प्रकार के सिक्कों में मुख्य लिख है देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त। मुद्रा भाग पर गरुड़ है और पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी। सिंहासन प्रकार के सिक्कों पर मुख्य लेख हैं संकृत और विक्रमादित्य। छत्र प्रकार के सिक्कों पर एक खड़े का चित्र है जिसमें राज छत्र उठा रखा है। सिंह सालक प्रकार के सिक्कों पर मुद्रा लेख राजा को सिंह विक्रम कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों की विजय का विशेष वर्णन सिक्कों से ही किया गया है। विद्रोही सिक्कों पर दी गई तिथियों से ही विजय का काल भी निर्धारित किया गया है। पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की अंतिम तिथि संवत 370 या 388 ई शून्य तथा उससे अगले वर्ष में चंद्रगुप्त द्वारा विजय का कार्य संपन्न किया गया। इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पत्थर और ताम्र पत्र रूप में तथा शिलालेख और ताम्रपत्र के रूप में उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अब तक 7 अभिलेख प्राप्त हैं, जिनमें से एक प्रशस्ति पत्र है तथा अन्य निजी दानपत्र हैं। दिल्ली से 14 किमी दूर स्थित मेहरौली में लौह स्तंभ, उदयगिरि गुहालेख, मध्य प्रदेश तथा व्याघ्रा, विदिशा, मध्य प्रदेश का अपकर ये अभिलेख हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तत्कालीन मूर्तियां भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाही देती हैं। हमें चंद्रगुप्तकालीन बहुत ही धातु व मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हैं। वाराणसी, मथुरा और मालवा के उत्कृष्ट गुप्तकालीन कला कृतियों के नमूने जैसे स्मारक, विशाखपट्टनम मंदिर, मूर्तियां और दीवारों पर अंकित चित्र संदेह हमें तत्कालीन इतिहास की जीवन एवं बहुपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। नोट: प्राचीन इतिहास के छात्रों को विषय की गहन जानकारी हेतु अथवा शोध में रुचि हो तो विभिन्न संग्रहालयों जैसे कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम, मथुरा संग्रहालय इलाहाबाद एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। लघु उत्तर प्रश्न। फाह्यान के संस्मरण का नाम क्या है? नाटक देवी चंद्रगुप्तम तथा मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इंडियन म्यूजियम भारत के किस नगर में स्थित है? दीर्घ उत्तर प्रश्न। निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्तकालीन इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोतों का विश्लेषण कीजिए। सिंहासनारोहण के समय चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रारंभिक कठिनाइयां। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण के समय देश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी। उसके पिता समुद्रगुप्त ने एक विशाल एवं सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। उसने उत्तर में कुछ राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त एक व्यावहारिक साम्राज्यवाद था। वह समझता था कि संपूर्ण भारत को एक शासक के अधीन रखना संभव नहीं होगा। अतः उसने दक्षिण एवं सीमांत क्षेत्रों के कई राज्यों को अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर उन्हें स्वतंत्र रूप से शासन करने दिया। शेष देश अपने अधीन सत्ता में लेकर एक विशाल साम्राज्य बना और उस पर अधिक प्रभाव स्थापित किया। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति पतनशील होने लगी। कुछ शकों की शक्ति और प्रभाव बढ़ने लगा। केंद्रीय शक्ति के क्षीण होने के साथ साथ प्रांतों के शासक अपने अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक था और अपने पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तार की उसकी महत्वाकांक्षा थी। अतः इन कठिनाइयों का सामना उसे करना शासकों तथा अन्य जनजातीय शक्तियों की बढ़ती ताकत को दबाना दूसरी समस्या थी। संक्षेप में
यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण के साथ ही उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। विखंडित साम्राज्य को एकता के सूत्र में पिरोना तथा राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना चंद्रगुप्त का प्रमुख समय कार्य था। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। निम्न विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंहासनारोहण के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्मुख कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयां थीं? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां। अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ के गुणों से युक्त था। अपने समय की शक्तियों को अपने समय के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसने महान विचार शक्ति का प्रयोग किए। अपने वैवाहिक संबंधों की कूटनीति से भी ज्ञान दिखाया। उसने उन राज्यों से जो असहयोग या शत्रुतापूर्ण थे वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना मित्र बना लिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य को सुदृढ़ व सुरक्षित बनाने की नीति कोई नई नहीं थी। इसे पूर्व में भी गुप्त वंश के लगभग सभी महत्वपूर्ण शासकों ने अपनी विदेशी शक्तियों व वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनाया था। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि लिच्छवी वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के विवाह से उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई। आर्यावर्त की विजय के पश्चात गुप्त राजाओं ने अन्य राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, जिससे गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ किया जा सके और अन्य प्रदेशों की विजय के लिए भी सहयोग प्राप्त हो सके। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने कुषाण वंश तथा अन्य शासकों के कन्याओं को उपहार स्वरूप स्वीकार किया तथा उनके साथ कुषाण वंश से मैत्री संबंध स्थापित किया। इस संदर्भ में डा. हेमचंद्र राय चौधरी का मत है कि वैवाहिक संबंध बनाना गुप्तों की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया था। वैवाहिक संबंधों की यह नीति चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी रखी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन नागवर्षा देश की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली शक्ति बन गई थी। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवर्षा की राजकुमारी कुवलमाला से विवाह किया। इतिहासकारों का मत है कि इस विवाह से गुप्त प्रजाओं को बड़ी सुदृढ़ हुई। कुवलमाला ने एक पुत्री प्रभावती गुप्ता को जन्म दिया। प्रभावती गुप्ता को वाकाटक राजा रुद्रसेन से विवाह किया गया। इतिहासकार डा. स्मिथ का मत है कि वाकाटक राजा की भौगोलिक स्थिति गुप्त शासकों के लिए बड़े महत्वपूर्ण थी। अतः चंद्रगुप्त ने बुद्धिमत्ता सावधानी के रूप में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का वाकाटक शासक के 2 बेटे और अंत में अपनी असली शक्ति भी प्राप्त करते हुए राज्य में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। अतः उसकी मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता को उसके अवरुद्ध पुत्रों द्विवलसेन तथा प्रभावसेन द्वितीय की संरक्षिका नियुक्त किया गया। इसका वाकाटक दरबार में गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बढ़ गया। लगभग 390 ई-0 से 410 ई-0 तक प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य की शासनकर्ता रहीं और वाकाटक राज्य को अपने पक्ष में रखा। उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इतिहासकारों का मत है कि कुंतल के ब्राह्मण शासक काकुटस्व्यानी की पुत्रियों के विवाह पूर्व शासकों से हुए होंगे तथा क्षेमेंद्र ने कहा है कि किकनिलेश्वर ने एक बहुत सुंदर सुंदरी भेजा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वैवाहिक मित्रता की नीति के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। ये सभी वैवाहिक संबंध राजनीतिक महत्व के और गुप्त साम्राज्य को दृढ़ करने वाले थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अत्यंत योग्य एवं कूटनीतिज्ञ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय। यद्यपि समुद्रगुप्त अपने उत्तराधिकारी के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ गया था, तथापि चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार हेतु कई युद्ध किए। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का सबसे महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय युद्ध सहस्रधारा का लौह स्तंभ लेख माना गया है। इस पर अंकित किंतु नकल रूप में वर्णन प्राप्त होता है। यद्यपि इस पर उसकी चंद्र का संकेत मिलता है। इस संबंध में इतिहासकारों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। डा. अमिताभ के मतानुसार यह महाशक्तिशाली चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जबकि राजतरंगिणी तथा रैस प्रसाद शास्त्र के मत में इसे चंद्र का तात्पर्य चंद्रगुप्त प्रथम है।
लेकिन पुराणों जोहूट के गुप्त नगरों के ऐतिहासिक लेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को महान विजेता माना गया है। विंसेंट स्मिथ सहित अनेक इतिहासकारों का मत है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी विजय पश्चिमी क्षत्रपों पर विजय थी। वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर संकेत करता है। इस प्रकार अब तक हुए शोध से यह सत्य है कि इस स्तंभ के चंद्र का तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों की विवेचना निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। गणराज्यों का विनाश। उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कुरमार और अवंती के महासंघों के बीच मथुरा गण से लेकर खरापील गण तक बहुत से छोटे छोटे गणराज्य थे। स्वतंत्रता प्रेमी होने के कारण ये गणराज्य आक्रमणों के प्रतिरोध में दक्ष थे, परंतु अशिक्षित सैन्य दृष्टि से इनके दुर्गों एवं किसी शक्तिशाली विदेशी आक्रामकता का सामना नहीं कर सकते थे। चंद्रगुप्त ने इनकी दुर्बलताओं का पूरा लाभ उठाया। अपने विजय अभियान का पहला निशाना चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हीं गणराज्यों को बनाया। चंद्रगुप्त के उदयगिरी से मिले हुए उसके लोहे स्तंभ लेखों से पता चलता है कि मध्य भारत की और गणराज्य प्रभुत्व से चंद्रगुप्त द्वारा समाप्त किए गए। उदाहरण सहस्रधारा अभिलेख, श्लोक 11, ज्ञान परिचय संग्रहे सहाया। इस घटना के बाद भारत के इतिहास में गणराज्यों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इतिहासकार राजवल्ली पांडेय का मत है कि चंद्रगुप्त न केवल शक्तिशाली अपितु गणनाशक भी था। अवंती के क्षत्रियों का अंत। मध्य भारत के गणराज्यों का विनाश करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान जारी रखा। अवंती के क्षत्रियों का विनाश करके क्षत्रियों के ख्याति क्षेत्र को 388 ईस्वी तक के लेखों में समर्थन मिलता है। इसके बाद के किसी लेख में उल्लेख नहीं मिलता। यह अंतिम क्षत्रिय राज्य था। यह घटना संभवतः 395 से 400 ईस्वी के बीच घटी। इसके साक्ष्य के अनुसार चंद्रगुप्त ने मालवा में अपने शासन की प्रतिष्ठा चलाई। बंगाल, पूर्वी प्रयोजन सीमांतवर्ती राज्यों की विजय। मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात पूर्वी भारत में स्थित गुप्त वंश के शासक राज्य फिर से एकत्र होने लगे थे। यद्यपि बंगाल प्रांत के कुछ प्रमुख राज्य स्तरर, प्रत्यभिज्ञान, मुक्तिसर, तपनक एवं कामरूप के राजा सम्मिलित थे, परंतु चंद्रगुप्त ने इन सभी को बलपूर्वक पराजित कर दिया। इन विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमा अस्साम तक विस्तृत हो गई। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में कहा गया है, यत्रोद्वीर्णः प्रतिपुष्प्रज्ञा शत्रु संप्लवनात् स्वद्गत्रावार्त्रवः नीतिशत जिन्ताम क्षत्रवो निबोधन्ति। राजा चंद्र ने अपने विद्रोही सीमांत राज्यों के एक एक को परास्त करके उस देश को विभिन्न किया। कालिदास की मान्यता है कि वंग शब्द का अर्थ गंगा की शाखाओं में भागीरथी और पद्मा के बीच की भूमि है। हेमचंद्राचार्यों के अनुसार वंग समूह या सीमांत प्रदेशों को वह संपूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में सम्मिलित किए। कुछ राज्यों ने चंद्रगुप्त द्वितीय को मान्यता दी और उन राज्यों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा हो सकता है। संभव है कि वंग प्रदेश को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में कर लिया हो। पश्चिमोत्तर भारत विजय। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पूर्व के सीमांतवर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के पश्चात चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत अर्थात संभवतः कुषाणों के द्वारा अभी भी शासन कर रहे क्षेत्रों पर आक्रमण किया। लौह स्तंभ में यह भी स्पष्ट वर्णित है कि पार्वतीय सम्राटों का समस्त स्तंभकारित बाहिलक अर्थात सिंहपुर तटे च सात सिद्ध, सिंहपुर नदी के 7 समुद्र तटों से लेकर कबूलान तक उसने बाहिलकों पर भी विजय प्राप्त की। आर.एन. मजूमदार के अनुसार बाहिलक हिंदुकुश पर्वतों के पार बहने वाली नदियों के किनारे को माना जाता है। यह भी कहा गया है कि राजा चंद्र ने पश्चिम पंजाब के पारसियों से संसार में प्रभुत्व प्राप्त किया। उन्हें पंजाब और सीमांत पर अधिकार जमाकर भारत के प्राचीन दिग्विजय राजाओं की परंपरा के अनुसार हिंदुकुश के पार तक दिग्विजय करते हुए बाहिलकों को परास्त किया। शक क्षत्रपों पर विजय।
पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा क्षत्रपों पर विजय की तिथि विवादास्पद है, तथापि विभिन्न तत्वों के आधार पर इतिहासकारों ने यह तिथि 389 ई. से 413 ई. के बीच की मानी है। कई शताब्दियों तक शक भारतीय राजनीति की विघटन समस्या रहे। इलाहाबाद स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने क्षत्रपों के साथ मैत्री संबंध रखे तथा उन पर अपना आधिपत्य नहीं जमाया। सिंह का मत है कि जाति, धर्म और स्थितिवितान की भिन्नताओं के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को विजित करने का विशेष अवसर दिखाई दिया। उसका एक और उद्देश्य यह था कि उसने जैसा सिंह के पुत्र द्वारा स्तवनों पर आक्रमण किया, उसे सिंहासन से उतार और उसका क्षेत्र लिया। राजस्थान से उसका राज्य भी गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। युद्ध अत्यंत ही बहुल रणनीति वाला रहा होगा। उस प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों को जाने का प्रमाण सिक्कों से मिलता है। अभिलेखों में दस्तूर हिंदू शास्त्र शाक के उत्तराधिकारी गुप्त अभिलेखों में कहा गया है कि वल्हलशाला अर्थात पूर्वी मालवा अपना उसके नाम स्वयं राजा वल्हल का था। यह समय संसार पर विजय पाने का अभिलक्षण था। यह विचार प्रकट किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह तथा और वह चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव या मंत्री बना। यह युद्ध तथा शांति विज्ञान का अधिकारी था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को परास्त करने का निर्णय किया तो वह भी उसके साथ गया। क्षत्रपों के विरुद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय के अभियानों के बारे में पूर्वी मालवा तथा सौराष्ट्र के अभिलेखों से प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने मंत्री हेमंगी और संभवत पूर्वी मालवा में विस्तृत के स्थान पर उसके प्रमुख एकत्र किए। नीचे पूरा टेक्स्ट जैसा है, बिना नंबरिंग, सभी हेडिंग्स जस के तस साफ सुथरे रूप में प्रस्तुत है। दक्षिणापथ की पुनर्विजय मेहरोली लौह स्तंभ में वर्णित है। व्यस्ताध्यायतिक वस्त्रये जनसंप्लव विनिश्चितक्षिणम। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में दक्षिणापथ के राजाओं में गुप्तों के साम्राज्य के निकटतम का प्रभाव दिखाई और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रजाजनों के बल पर दक्षिण में पुनः अपना आधिपत्य स्थापित किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण चूंकि ऐसा माना जाता था कि क्षत्रपों को परास्त करने वाले की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती थी, इसलिए चंद्रगुप्त ने शक वंशों को विजय करने में अधिक रुचि दिखाई। इतिहासकारों का मत है कि शकों को परास्त करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकाटको की उपाधि धारण की। 57 के उज्जैन के विक्रम संवत के साक्ष्यों को इतिहासकार संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चंद्रगुप्त ने उज्जैन और अवंती के शक राज्यों का उन्मूलन करके विक्रमादित्य का विवेक धारण किया। चंद्रगुप्त ने अनेक प्रसंगों से अपना आधिपत्य स्थापित किया। अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवश्रेष्ठ, देवगुप्त, सिंह विक्रमादित्य इत्यादि उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य एवं मुख्य नगर चंद्रगुप्त द्वितीय योग्य प्रशासक के साथ साथ एक महान योद्धा और महान विजेता था। उसने पिता के समान ही साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुपालन किया। उसने उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य का प्रसार किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल और असम से लेकर पश्चिम में सोमनाथ तक विस्तृत था। उसके साम्राज्य का पश्चिमी और दक्षिणी सीमा तक विस्तार हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को और अधिक विस्तृत किया। उसके प्रशासन के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, उत्तर प्रदेश, बिहार व पंजाब का भी अधिकांश भाग शामिल था।
गुप्तकालीन इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उत्तम राजधानी स्थल निर्धारित किया था। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर उज्जैन में स्थापित की, क्योंकि व्यापारिक और धर्म सांस्कृतिक कारणों से उज्जैन उस समय श्रेष्ठतम नगर माना जाता था। श्रेष्ठतम नगर उज्जैन को स्थापित और सर्वश्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र को विकसित करने का कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इससे स्पष्ट होता है कि उज्जैन उस समय गुप्त प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। द्वितीय द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्कों के अधिकांश नमूने अयोध्या में और उसके निकट पाए गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि अयोध्या भी एक राजधानी थी तथा उसमें एक टकसाल था। खलाट द्वारा करवाए गए की गई खुदाइयों से बहुत सी मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुईं, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। एक मुहर से ज्ञात होता है कि धृतराष्ट्रमती चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी और विग्रहतुंगा की माता थी। यह भी विदित है कि अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गोविंदगुप्त तथा तीर्थयुग का गवर्नर भी था। मुद्राओं में उस समय के कई प्रशासकों को पदवाचक नाम मिले हैं, जैसे उपरिक, कुमारामात्य, बहालिकीकर, रणबहालिकीकर, दंडहरिकर, महादंडनायक, प्रधान रिद्धि, महाधिकार, निर्वचति प्रतिहारक, विन्यवर्क तथा तलवारक। इन मोहरों से ज्ञातित प्रशासन एवं रीति नहीं, बल्कि जिला और स्थानीय प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रतीत होता है कि उज्जैन और उत्तरी भारत के बीच मुख्य मार्ग पर स्थित कौरलाग्रह की राज्य ने अपना विशेष स्थान बनाकर समन्वय किया। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। लघु उत्तर प्रश्न। ए. चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह किस वंश में किया? बी. चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में किया? सी. चंद्रगुप्त द्वितीय का चालनात्मक की समय महत्व आधिकारिक साक्ष्य किसे माना गया है? डी. चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण की? निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आई. चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपनाई गई वैवाहिक संबंधों की नीति। 2. चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख नगरों की स्थिति। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आई. वैवाहिक संबंधों की नीति से क्या लाभ हुआ? 2. चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों पर प्रकाश डालिए। फाह्यान, फाहे 399 411 ई0। यहाँ आपको यह जान लेना आवश्यक है कि प्राचीन काल में भारत अनेक धार्मिक यात्राओं और ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशियों के आकर्षण का केंद्र था। उनके यात्री हेनसांग, वानसांग, फाह्यान यहाँ आए। इन यात्रियों ने भारत संबंधी जो वृत्तांत लिखे उसे हमें राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास तथा तत्कालीन शिक्षा, कला एवं संस्कृति की स्थिति जानने में अत्यधिक सहायता है। हमारे अध्ययन हेतु इन्हीं में से एक चीनी यात्री फाह्यान का यात्रा विवरण को जानना हमारे लिए आवश्यक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान ने भारत यात्रा की। वह बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने तथा भारत में उनके मुख्य स्रोतों बौद्ध नीति की पुष्टि हेतु आया था। उसे यह भी ज्ञात था कि चीन में बौद्ध ग्रंथों के कुछ ही स्रोत थे, अतः वह 399 ई0 में भारत आया। अपनी यात्राओं में उसने 30 देशों का भ्रमण किया। भारत में उसने 405-411 ई0 तक अपने अध्ययन में व्यतीत किया। उसी बीच 2 वर्ष संस्कृत शास्त्र बोलने व नीति पुस्तकों की नकल में लगाए। फाह्यान के संस्मरण का नाम फोतकोउकी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेग ने 1869 ई0 में किया था, जिसे राइस ने रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम्स नाम से प्रकाशित किया। 1923 ई0 में इसका दूसरा अनुवाद एचएल कीथ द्वारा रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम्स नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम्स नाम से तीसरा अनुवाद 1957 ई0 में चीन से प्रकाशित हुआ। इस यात्रा में वह बुद्ध धर्म से जुड़े स्थल जैसे खोतान, काशगर, गांधार, तक्षशिला, पेशावर, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती,
नालंदा, मथुरा, कन्नौज, कश्मीर, उदंतपुरी और राजगीर आदि स्थलों की यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। इनके अलावा कुछ ऐतिहासिक स्थलों जैसे पालीटलिपुत्र, मगध, बनारस और काशी की यात्राएं भी की। शास्त्रों में उसने कई बौद्ध स्मारक देखे। उसने यात्रा में जो कुछ देखा वही वह लिखता गया। लंक के बारे में भी लिखा है और इसके पश्चात वह संपूर्ण भारत से वापस चीन पहुंचा। फाह्यान फाब है 399-411 ई.शून्य के यात्रा वृत्तांत के अनुसार चंद्रगुप्त के शासन की प्रशासन व्यवस्था। यह उल्लेखनीय है कि फाह्यान 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में ठहरा। अपने कार्य में वह इतना लीन था कि उसने शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसके विवरण से गुप्त शासन व्यवस्था का पता अवश्य चलता है। लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद गुप्त साम्राज्य प्रबंध को संगठित करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही है। उसके आधिपत्य शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाह्यान करता है। राजनीतिक दशा। चूंकि फाह्यान की यात्रा का उद्देश्य धार्मिक था, अतः उसने राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने पर अपना ध्यान कम केंद्रित किया। तथापि परोक्ष रूप से तत्कालीन प्रशासनिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि राजा का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण और जनता की समृद्धि था। प्रशासन प्रजा पर कठोर नियंत्रण नहीं रखता था। लोग खुशहाल हैं, करों का भार कम है, अपने गृहस्थों के विषय में लिखवाना नहीं पड़ता, न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ता है और वे उनके नियमों का पालन करते हैं। वहां के लोग अति सरल हैं, भूमि में खेती करते हैं, उससे प्राप्त लाभ का कुछ अंश देते हैं। युद्ध अपराध बहुत दुर्लभ है। यदि वे जानना चाहें तो उनके अपराध की परिस्थितियों के अनुसार भारी या हल्का जुर्माना लगाया जाता था। बार बार अपराध करने पर भी केवल उनका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। हत्याओं को करना दुर्लभ है। सामाजिक दशा। फाह्यान के विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय राज्य के लोग युद्ध व सांसारिक जीवन जीते थे। वे सुखी एवं संपन्न थे। अहिंसा में विश्वास रखते थे, न ही मांसाहारी थे, न ही मदिरा का प्रयोग करते थे। समाज में जाति विशेष चांडाल के प्रति घृणा भाव की भावना थी। केवल चांडाल ही मांस खाते थे, इसलिए उनका निवास स्थान नगर से बाहर था। जब वे नगर में चलते थे तो लोगों को आगाह करने के लिए सड़क पर कड़े घड़े पिटते हुए चलते ताकि सब लोग उन्हें दूर रह सकें। फाह्यान से हमें ज्ञात होता है कि धनी लोग ने अपनी आवश्यकताओं में मुफ्त औषधालय बना रखे थे और सभी निर्धन या असहाय रोगी अथवा विहारों के पास पाए जाते थे। उनका उपचार अच्छी ढंग से होती जाती है। एक धनी व्यक्ति चिकित्सक होते हैं और खाना तथा औषधियां उनकी आवश्यकतानुसार निःशुल्क दी जाती थी। धनी व ठीक हो जाने के बाद वे चले जाते थे। यह भी ज्ञात होता है कि धनवान व्यक्ति निर्धन, असहायों और धार्मिक कार्य हेतु अस्पताल, धर्मशालाएं बनवाते रहते, विहारों और मंदिरों का दान में भूमि देते थे। आर्थिक स्थिति। फाह्यान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में धातु के कीमती एवं व्यापार तथा वाणिज्य की प्रगति का वर्णन किया है। हमें यह ज्ञात होता है कि भूमिगत राज्य का आय का मुख्य स्रोत धानको की अदायगी लोग स्वयं नकद या उत्पादों के द्वारा करते थे। फाह्यान के अनुसार आंतरिक तथा विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य अत्यंत समृद्ध था। संपूर्ण राज्य बहुत विकसित स्थिति में था और विदेशों के व्यापारिक संबंध इस काल में स्थापित हुए। भारतीय समूह यात्राएं भी करते थे। उसने अनेक बंदरगाहों जैसे कामरूप, सोपर, भिगुक, तम्रलिप्ति का भी विवरण दिया है। सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन दिए जाते थे। रजा के अंगरक्षकों तथा परिचालकों को वेतन दिया जाता था। धन प्रदर्शन की औषधियों का प्रयोग होता था। वस्तुतः फाह्यान के वर्णन से स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से प्रजा संपन्न थी। धार्मिक स्थिति। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, फाह्यान की भारत यात्रा का उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक था। उस काल की धार्मिक स्थिति
विशेषकर बौद्ध धर्म के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। वह बताता है कि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था। लोग बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों जीवन में अहिंसा में